नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट BO 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा जो विषय है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसका हम भाग 3 लेकर आए हैं। 2 भाग हम इसके लेकर आ चुके हैं पहले ही 60 प्रश्नों के। आज जो है फिर 60 प्रश्नों की एक सीरीज़ है और एक सीरीज़ और है इसकी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। बिल्कुल जो है कह सकते हैं हम इसको क्रीम है। ये बिल्कुल छांटे गए प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना बन रही है। तो इन प्रश्नों को जो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे जॉन डेवी थे। जॉन डेवी या ड्यूबी, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसमें डिफरेंस है। बाकी जो जॉन डेवी हैं ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, प्रोजेक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो इसके जनक थे किलपैट्रिक और जॉन डेवी। किलपैट्रिक और जॉन डेवी। अगला है आपका, प्रगतिशील शिक्षा किस पद्धति पर अधिक बल देती है? तो प्रोजेक्ट विधि पर पढ़ाने पर अधिक बल देती है। जो प्रगतिशील शिक्षा है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है? एक तरीके से इसमें हम पहले पाठ्य योजना बनाते हैं और उस हिसाब से हम बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? भाई सामान्य दृष्टि मतलब सामान्यता देखें तो नैतिकता का मतलब क्या होता है? संस्कार, गुण, ठीक है, किसी बच्चे के अंदर इन चीज़ों को विकसित करना, वही नैतिकता होती है। तो बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता कहलाती है। जैसे बड़ों का आदर करना, बड़ों का कहना मानना, ठीक है, और दया भाव, परोपकार, सेवा भाव, ये सब क्या है? आपकी नैतिकता है। तो नैतिक गुणों का विकास ही नैतिकता कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, वाइगॉस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगॉस्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है भाई। अगला प्रश्न हमारा, वाइगॉस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 लोगों ने मिलकर दिया था, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगॉस्की। जीन पियाजे, ब्रूनर, वाइगॉस्की। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 लोगों ने दिया है, लेकिन सबकी जो है विचारधारा मिलती जुलती है, लेकिन सिद्धांत इनके अलग अलग हैं। मतलब कुछ किसी में तथ्य अलग हैं, किसी में तथ्य अलग हैं, लेकिन जैसे होता नहीं है, विचार मिलते हैं लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। तो तीनों ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मिलकर दिया और उसकी व्याख्या अपने हिसाब से इन्होंने की है। अगला प्रश्न है हमारा, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा था? तो एक स्ट्रेंग थे विद्वान शिक्षा शास्त्री, उन्होंने ये कथन कहा था कि बालक जो है अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। बिल्कुल। देखिए, खेल जो बाल्यावस्था है उसमें खेल विधि या खेल कहते हैं, खेल में शिक्षा ही प्रमुख शिक्षा का साधन है। अगला है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो बालक का विकास है या किसी का भी विकास है वो अनवरत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। तो यही निरंतरता का सिद्धांत है। मतलब बच्चा निरंतर सीखता रहता है, या हम भी हैं तो भाई हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निरंतरता का सिद्धांत। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान के द्वारा की गई? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के विकास की। ठीक है, तो उसके विषय के लिए हम इसकी जो अलग से वीडियो बना देंगे, पियाजे का, लेव वाइगॉस्की का और कोहलबर्ग का नैतिक विकास। ये तीनों जो सिद्धांत हैं हम इसको अलग से डीप से समझा देंगे। अगला है आपका, परिवार एक साधन है। किसका साधन है भाई? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। देखिए, शिक्षा के 2 रूप होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल जो शिक्षा है वो तो आपको मिलती है स्कूल से, स्कूल हो गए आपके, ट्यूशन हो गए। और अनौपचारिक शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? परिवार से और समाज से। ठीक है, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, तो वहाँ पे हम जो है बोलना, रहना, उठना, बैठना सीखते हैं।
पढ़ना स्कूल में जाके सीखते हैं, बाकी सारे जो संस्कार हैं, नैतिक गुण हैं, सारे हमारे परिवार से ही विकसित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को, पूर्व बाल्य अवस्था को, जिसमें बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन है? इदम। इदम, देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, हम, पराहम। ठीक है, तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह होता है आपका इदम। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित, जिसको बोलते हैं CCE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षण करने से है। ठीक है भाई, एक क्लास में 10, 20, 30 जितने भी बच्चे हैं तो उसमें एक ही तरीके के बच्चे नहीं होंगे, उसमें कई तरीके के बच्चे होंगे। कुछ मानसिक रूप से पिछड़े होंगे, कुछ अति विशिष्ट बालक होंगे, कुछ सामान्य बच्चे होंगे, कुछ कैसे होंगे, कुछ जो है हो सकता है दिव्यांग बच्चे हों। तो हमें सभी को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? शिक्षा देनी है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा खेल विधि कहलाती है। अगला है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने जो दिया था जन्म प्रोजेक्ट विधि को दिया। देखिए प्रयोजन में जैसे आ रहा है वर्ड योजना, तो प्रोजेक्ट में क्या करते हैं हम? पाठ्य योजना बनाते हैं। ठीक है, कार्य योजना बनाते हैं, वर्क प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उससे हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो कोहलबर्ग ने 3 चरणों में बांटा था। पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत या परंपरागत बातें की है, परंपरागत नैतिकता का स्तर और उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। इनकी आयु दे रखी है। तो पूर्व जो होता है वो 4 से 10 होता है, जो परंपरागत होता है 10 से 13 वर्ष होता है, और उत्तर परंपरागत होता है 13 से अधिक वर्ष। यहाँ पे रूढ़ी शब्द का इस्तेमाल किया है परंपराओं के लिए। ठीक, अगला है आपका, समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD किसने दिया? ये दिया था आपका वाइगॉस्की ने। ZPD क्या होता है भाई? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो दिया था वाइगॉस्की ने दिया था। ठीक, अगला है, वाइगॉस्की कहाँ के निवासी थे? वाइगॉस्की थे रूस के निवासी। वाइगॉस्की थे रूस के निवासी। अंधों की लिपि, अंधे का मतलब कह सकते हैं हम जिसको हम नहीं, जो आंखों से नहीं दे सकते। ठीक है, नेत्रहीन। तो उनके लिए एक लुई ब्रेल थे, उन्होंने एक लिपि बनाई। वो खुद जन्मांध थे, जो जन्म से अंधे थे, उन्होंने एक लिपि बनाई जिससे अंधे या नेत्रहीन लोग पढ़ लिख सकें। ठीक है भाई। अगला, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल अवस्था में। बाल अवस्था में ईर्ष्या भावना कैसे होती है बताइए भाई। देखिए ईर्ष्या भावना का मतलब होता है छोटे बच्चे आपस में लड़ते बहुत हैं और बाद में एक साथ खेलने भी लगते हैं, तो प्रेम भावना भी होती है और ईर्ष्या भावना भी होती है। तो इसको लेके जो है ये होती है आपकी प्रेम भावना, ईर्ष्या भावना। अगला है, स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था। अगला है प्रश्न, सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? तो इसकी जो सामाजिकता नापने की विधि है सोशियोमेट्री है, जिसे बोलते हैं समाज मिति। समाज मिति। अगला प्रश्न, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर एडलर ने। डॉक्टर एडलर। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वॉल्टर ने। बंडूरा और वॉल्टर ने। अगला प्रश्न है हमारा, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्कीमा के जनक हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे। अगला है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी और एक और था इनका गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के ये कहे जाते हैं, और संज्ञानवादी। अगला है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये देखिए प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, मूर्त, अमूर्त, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, एक और थी। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये थे संज्ञानात्मक विचारधारा के। अगला प्रश्न, जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। अगला प्रश्न, जीन प्याजे ने अपने प्रयोग किस पर किए? देखिए जीन प्याजे का ये बहुत उल्लेखनीय है कि इन्होंने किसी जानवर या किसी मतलब दूसरे व्यक्ति पर प्रयोग ना करके अपनी संतानों पे, अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्री पर प्रयोग किया। ठीक है भाई।
वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे। अगला प्रश्न, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था आपका एरिक्सन ने। एरिक्सन एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशव अवस्था, द एज ऑफ एडजस्टमेंट कहलाती है आपकी शैशव अवस्था। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? ये 3 से 3.5 वर्ष वर्तमान में, ठीक है। लेकिन वो किसके लिए? प्री प्राइमरी के लिए। प्राइमरी की उम्र जो है वो आपकी होती है मेरे ख्याल से 6 वर्ष से। तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की 6 वर्ष, बिल्कुल। जो उससे पहले है वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जैसे आंगनबाड़ी हो गए, ठीक है, प्ले स्कूल हो गए वहाँ पे। और 6 वर्ष में आप जो है जाते हैं औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूलों में। अगला है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो जो स्कूलों में दी जाती है शिक्षा उसे हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो वो कहाँ दी जाती है? परिवार में, समाज में। वाइगॉस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो ये संभव है अधिगम के द्वारा, लर्निंग के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ हो जाता है शैशव अवस्था में, 0 से लेकर 5 वर्ष तक। जब से वो पैदा होता है 5 वर्ष तक उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो बिल्कुल भैया, माँ उसके सबसे ज़्यादा निकट होती है, करीब होती है, और माँ से वो जुड़ा रहता है ज़्यादातर समय तक, ज़्यादातर समय। तो जिस वजह से वो माँ को सबसे पहले पहचानता है, ठीक है। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोर अवस्था में बालक का समाजीकरण पूर्ण तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ उसका अधिकतर भाग, अधिकतर का मतलब कह सकते हैं परसेंटेज की बात करें तो 80 से 90% जो समाजीकरण है बच्चे में किशोर अवस्था में आ जाता है। बालक के गिरोह की अवस्था, गिरोह अवस्था किसे कहते हैं भाई? बाल अवस्था को, बाल अवस्था को। अगला प्रश्न है आपका, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन हैं? तो फ्रॉबेल। कौन है भाई? फ्रॉबेल हैं आपके। उसके बाद नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। इटली की महिला थी है मारिया मॉन्टेसरी, और नर्सरी पद्धति जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेसरी पद्धति, और फ्रॉबेल ने दी थी आपकी खेल पद्धति। देखिए अंतर समझ लीजिएगा दोनों में या सब में, जितनी भी विधियां हैं उसमें, जैसे प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक और जॉन ड्यूवी दोनों ने दी थी। तो कभी कभी उसमें विकल्पों में हेरफेर हो जाता है, तो उन चीज़ों को आप लिख के अच्छे से याद कर लीजिए। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था पैवलोव ने, पैवलोव या पावलोव ने। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था भाई। किस पे किया था? चूहों पर, ठीक। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, पावलोव ने कुत्ते पे, कोहलर ने चिंपांजी पर। बिल्कुल लिस्ट बना के याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और किसने कहाँ स्थापित की? तो विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में 1879 विलियम वुंट। अगला प्रश्न है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। तो भाई विघटन का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो समाज से अलग होने के लिए आप क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, ठीक है, या डिप्रेस हो जाएंगे, तो वो आपके सामाजिक विघटन की क्रिया कहलाती है। भाई डिप्रेशन में कोई भी क्या करता है? समाज से अलग हो जाता है, मतलब परिवार से अलग हो जाता है। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो लोग हमसे क्या करते हैं? बोलना छोड़ देते हैं। तो ये सामाजिक विघटन कहलाता है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? प्रयोजनवाद के जनक जो थे आपके वो थे विलियम जेम्स। अगला है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये किसने कहा था? ये कहा था मैनकेन ने, मैनकेन। अगला प्रश्न, बुद्धि का त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। कौन सी बताई इन्होंने? 3 बुद्धि बताई, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है, 3 बुद्धि के प्रकार बताए। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। देखिए भाई, बुद्धि है, बाल विकास है और व्यक्तित्व है। तो कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनकी जो परिभाषाएं आती हैं,
तो इन परिभाषाओं को जो है अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, लिख के उनके नोट्स बना लीजिएगा। जैसे ये जीन पियाजे ने बुद्धि के बारे में क्या कहा, तो बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। ठीक है भाई। अगला है अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है, 4 चीज़ों से, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। तो टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है भाई। अगला है स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। ठीक है। कहते नहीं भाई कोई मूर्ख है तो बोले तुमसे काम नहीं हो, बिल्कुल मूर्ख हो या पागल हो। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो आप उसको एडजस्ट करना सीखो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बैचलर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। बैचलर के अनुसार क्या कहा उन्होंने, बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, मॉर्टल, इमॉर्टल और सोशल। ठीक है। तो ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।